तेज प्रकाश पुनः हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, आज इतिहास पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पार्ट 2 ये भाग में आज मैं आपको रूसी क्रांति के विषय में बताने जा रहा हूँ। सारे छात्र इसको ध्यान से सुनेंगे और उससे सारगर्भित प्रश्नों को बाद में कॉपी पर लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब ध्यान देंगे पार्ट 1 में, जैसा कि हमने आपको बताया यूरोप में समाजवाद का प्रभाव किस प्रकार हुआ। आप पार्ट 2 देखेंगे रूसी क्रांति। यूरोप में जो समाजवाद की लहर पनपी थी, उस लहर के ही परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देशों में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। साथ ही सबसे गहरा प्रभाव समाजवाद का रूस जैसे देश पर पड़ा। रूस जो 18वीं और 19वीं सदी तक संसार का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, लेकिन 19वीं सदी तक रूस में दरिद्रता बसती थी। इसके कई कारण थे। क्या वजह थी? विश्व का सबसे बड़ा देश और वहाँ के जो किसान मजदूर थे वह बहुत ही गरीब थे, बहुत ही असभ्य देश के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों ने 19वीं सदी में रूस को एक असभ्य देश कहकर पुकार दिया। अब आप सोचिए, जहाँ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश काफ़ी आगे निकल सके थे, औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत आगे निकल गए, वहीं रूस जो था 19वीं सदी में एक असभ्य देश के नाम से जाना जाता था। क्या कारण था? आखिरकार रूस में क्रांति कब, कैसे और कहाँ शुरू हुई, हम इस पर आज जिक्र करेंगे कि रूसी क्रांति। रूस जो मैंने अभी बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है, आज भी है। और इस प्रकार रूस में क्रांति के क्या कारण थे? रूस जब क्रांति हुई थी तो उन दिनों रूस में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद क्या होता है? एक राजा होता है, उसके अधीनस्थ कई छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांट दिए जाते हैं। वह छोटे राजा सामंत कहलाते हैं। वह सामंत सब मिलकर जो करो राजा द्वारा निश्चित कर किया जाता है उसको वसूल कर और राजा को पहुंचाते हैं। उन दिनों यूरोप में जो शासन था, वहाँ का जो सम्राट था, उन्हें जार कहा जाता था, यानी जारों का शासन। रूस में 19वीं सदी में जारों का शासन था और रूस में जब क्रांति हुई तो उस समय रूस का जो वहाँ का जो जार था वह जार्ज निकोलस द्वितीय था। जार्ज निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस में क्रांति हुई। क्यों हुई? इसका कारण क्या था? रूस का जार जो निकोलस था वह एक निरंकुश सम्राट था। वह इतना बड़ा देश का राजा होने के बावजूद भी वहाँ की जो गरीब निम्न वर्ग की जो जनता थी उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और आखिरकार जनता को क्रांति के लिए तत्पर होना पड़ा। इस प्रकार रूस की समाज की स्थिति की बात करें, हालांकि मैंने पहले पार्ट में भी समझाया है, तो रूसी जो समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में रूस में लोगों को कुलिक कहा जाता था। कुलिक, कुलक, कुलिक नहीं कुलक। कुलक क्या थे? जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे। रूस में जो धन, जिनके पास अथाह धन था, उन्हें कुलक कहा जाता था और ये सामंत वर्ग इसी क्षेत्र में आते थे। मध्यम वर्ग जो था वह व्यापारियों का, लेखक और अन्य लोगों का था, पढ़े लिखे वर्गों का कह सकते हैं। और जो निम्न वर्ग था वह किसान मजदूरों का था। इसमें सर्वहारा वर्ग आता था, सर्वहारा। इनको किसान मजदूर जो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे, निम्न वर्ग।
तो सर्वहारा वर्ग में किसान मजदूर ये दोनों आते थे, किसान मजदूर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रूस में क्रांति कब हुई। तो सर्वप्रथम रूस में जो क्रांति हुई थी वह 1905 ईस्वी में हुई थी। 1905 ईस्वी की क्रांति। 1905 में क्रांति क्यों हुई? 1905 रूस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 19वीं सदी के अंत तक जैसी प्रारंभ हुई तो रूस एक असभ्य देश के नाम से जाना जाता था। इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस की जो जनता थी वह बहुत ही परेशान थी और राजा रूसी जनता के ऊपर कोई उपकार नहीं करता था और बदले में इतने अतिरिक्त कर लगा दिया करता था जिससे किसान मजदूरों की दशा बहुत ही खराब थी। इस प्रकार इन सब कारणों से 1905 में रूस में प्रथम क्रांति के कह सकते हैं इसे, पहली क्रांति या प्रथम क्रांति हुई थी। पहली क्रांति रूस में 1905 में हुई थी। इस क्रांति में जो किसान मजदूर थे कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया कार्ल मार्क्स एक विचारक था और वह समाजवाद का प्रवर्तक था, उसे जनक भी कहा गया। उसके विचारों से इतने प्रभावित हो गए कि राजा वह एक ऐसा शासन चाहते थे और राजा के विरुद्ध हो गए। इसके कई कारण थे, जैसे 1905 की ये घटना है खूनी रविवार की क्रांति। इसे कहा जाता है खूनी रविवार की क्रांति। ये प्रश्न भी आता है बच्चों, ध्यान देंगे। खूनी रविवार की क्रांति क्या है? ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किसान मजदूर राजा के अत्याचारों से यानी जार के अत्याचारों से इतने परेशान हो गए थे कि रूसी जो संसद थी उसे भंग कर दिया गया था और किसान मजदूरों के जो थोड़े बहुत अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए। इसके विरोध में रूसी जो आम जनता थी, किसान मजदूर, एक भीड़ के रूप में कई हजार लोग इकट्ठे हुए और वह लोग रविवार के दिन इकट्ठे हुए और रविवार का दिन था। वह हजारों की संख्या में लोग राजा के पास महल की ओर चल दिए और वह इसलिए राजा से मिलने जा रहे थे कि उसी समय 1905 ईस्वी में अकाल पड़ा था और वह राजा से उस अकाल के समय जो कृषि के ऊपर उपज कर था उसे माफ कराने के लिए राजा से बात करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये भीड़ राजा के महल के पास जाती है और वहाँ जो पुलिस यानी सेना खड़ी हुई होती है वह बिना चेतावनी के उस भोली भाली निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है, जिसमें हजारों किसान और मजदूर की मृत्यु हो जाती है और हजारों की संख्या में वहाँ के जो भीड़ में जनता थी वो घायल हो जाती है। भयंकर नरसंहार के रूप धारण कर लेती है। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार की क्रांति या 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे ही 1905 में जो पूरे देश में इस घटना की एक भपक फैल जाती है, लोगों में एक आक्रोश पैदा हो जाता है और वह समस्त जनता रूस के कई शहरों में क्रांति कर देती है, राजा के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। राजा तत्कालीन स्थिति को समझते हुए तुरंत निर्णय लेता है और वह 1905 की क्रांति को जार निकोलस द्वितीय दबाने में सफल हो जाता है, क्योंकि उस समय जनता की जितनी मांगे थीं वह सहर्ष जो जार निकोलस द्वितीय वहाँ का सम्राट होता है वह स्वीकार कर लेता है और तुरंत जो जनता के जो कर लगाए गए थे उनको माफ कर देता है। इस प्रकार 1905 की जो पहली क्रांति थी वह रूस में असफल क्रांति के रूप में सिद्ध हुई। क्यों? 1906 आई। जैसे ही 1906 एक साल बाद जो जार निकोलस द्वितीय होता है वह किसानों और मजदूरों से किए हुए वायदों से मुकर जाता है और वह पुनः वही स्थिति में आ जाता है
लगातार करों में वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार जनता परेशान हो जाती है और उसी समय बीतता चला जाता है। 1905 की क्रांति जो होती है उसकी कई घटनाओं के बाद एक असफल क्रांति के रूप में हो जाती है। और इस प्रकार 1906 में जो रूसी संसद जिसे कहते हैं ड्यूमा, 1906 में ड्यूमा जो होती है, जो संसद होती है, वो राजा द्वारा भंग कर दी जाती है। राजा पुनः समस्त अधिकार अपने नेतृत्व में ले लेता है। इस प्रकार जो जनता में जो आग थी राजा के विरुद्ध थी वो एक दबका रह जाती है, लेकिन ये आग धीरे ही धीरे अंदर ही अंदर भड़कती रहती है। समय गुजरता चला जाता है और धीरे धीरे 1917 आ जाती है। सन 1917 ईस्वी, सन 1917 ईस्वी में पुनः क्रांति होती है। पुनः क्रांति रूस में सन 1917 में पुनः क्रांति होती है। इसके कई कारण हैं, जैसे हमने आपको पहला कारण तो यही बन जाएगा 1905 की क्रांति जो असफल सिद्ध हुई। जनता राजा के विचारों को समझ गई और जनता भली बात जान गई, जब तक जारों का शासन रूस में रहेगा किसी भी प्रकार किसान मजदूरों का भला नहीं हो सकता है। समय बीतता चला गया, किसान मजदूरों को राजा द्वारा शोषण पुनः आरंभ हो गया। लेकिन 1917 में आखिर पुनः क्यों क्रांति हुई, इसके कई कारण थे। क्या कारण थे 1917 में पुनः क्रांति के? सबसे पहला कारण था समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा सर्वप्रथम कारण यही था, जो लोगों में अनेक लेखकों और विचारों के माध्यम से समाज में जो बदलाव हुआ था। जैसे कार्ल मार्क्स चाहता था कि पूंजीपतियों का शासन समाप्त हो और समस्त देश में किसान मजदूरों का स्थापित हो और किसान मजदूर देश की संपत्ति अर्थात किसान मजदूरों के अंतर्गत आए। तो इस प्रकार से समाजवादी विचारधारा लोगों में बैठ गई और लोग एक ऐसी सरकार की कल्पना कर रहे थे, ऐसी सरकार चाहते थे जो किसान मजदूरों की बातें सुन सके और किसान मजदूरों को अधिकार प्राप्त हो सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण था समाजवाद के अंतर्गत 1905 की क्रांति का प्रभाव। जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर, नंबर 2, 1905 की क्रांति का प्रभाव। 1905 में जो क्रांति हुई थी, जनता चाहती तो पुनः क्रांति कर सकती थी। 1905 की क्रांति जो सफल हुई और राजा जनता की बातों को मानने के लिए बाध्य हो गया था, तो राजा वह 1905 की क्रांति लोगों के अंदर एक उत्साहवर्धन का क्षेत्र थी और 1905 की क्रांति से प्रेरित होकर रूस की जनता जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध खड़ी हो गई। तीसरी सबसे बड़ा कारण था रूस में बौद्धिक क्रांति। नंबर 3, रूस में बौद्धिक क्रांति। धीरे धीरे कई लेखक, कई विचारक के लेख छपते चले गए और जो राजाओं जो रूढ़वाद था वह धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। मैंने पहले बताया था किसान मजदूरों में ही सबसे बड़ा रूढ़वाद था। वह राजा को भगवान यानी ईश्वर का समान मानते थे। ऐसा मानना था उनके कि राजा भगवान का पुत्र होता है, अर्थात ईश्वर से हमें किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करना चाहिए। वह बौद्धिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये जो रूढ़वाद था वह सदा के लिए समाप्त हो गया और इस प्रकार रूस की जनता बौद्धिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा के विरुद्ध खड़ी हो गई और क्रांति के लिए तत्पर हो गई। और चौथा कारण था जार की दमनकारी नीति। जार की दमनकारी नीति जो
उस समय 1917 में जार निकोलस द्वितीय गद्दी पर बैठा था, सदैव वह जनता को दमनकारी नीतियों से, उसकी जनता की जो आवाज़ थी वह दमनकारी नीतियों से दबाना चाहती थी। और जनता को ये मालूम हो चुका था 1905 की क्रांति से, यदि हम दबते चले गए तो राजा हमें सदैव दबाता चला जाएगा। तो लगातार जार की दमनकारी नीति भी 1917 की क्रांति के लिए प्रेरित हुई। उसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी की तैयारी था। और सब दूसरा पांचवा सबसे बड़ा कारण था मजदूरों में असंतोष। मजदूरों में असंतोष ये बहुत बड़ा दल था। रूसी समाज में मजदूरों का एक बहुत बड़ा दल था, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और इनके मन में असंतोष बैठ गया कि राजा यानी जार निकोलस द्वितीय कभी हमारा भला नहीं कर सकता है। तो मजदूर बड़ी संख्या में राजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और वह क्रांति के लिए तैयार हो गए। और दूसरा अगला कारण, छठा हम कह सकते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण की बात करें, जैसा हमने आपको बताया, रूस में 3 प्रकार का समाज बटा हुआ था। राजा व राजा के संबंधी जो कुलक वर्ग के क्षेत्र में आते थे वह धनाढ्य वर्ग थे और वे करों से मुक्त थे, उन पर किसी प्रकार का कर भी नहीं लगता था। मध्यम वर्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इनमें अध्यापक, वकील, डॉक्टर आदि आते थे, व्यापारी, इनकी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तीसरा जो किसान मजदूरों का वर्ग था, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता था, इनके घर दरिद्रतावस्थी थी, इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी और राजा सदैव इनके ऊपर ही लगातार कर लगाता था। तो सामाजिक कारण के, और उन्होंने समाज में कोई स्थान भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 प्रकार के मानने वाले लोग थे, ये इन्हें बड़ी हीन भावना से देखते थे। तो एक सामाजिक कारण भी रूसी क्रांति 1917 की क्रांति के लिए कारण बना। उसके बाद आता है 7वां सबसे बड़ा कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की हम बात करें, 1917 तक इंग्लैंड, फ्रांस, अन्य इटली जैसे देशों ने भी अपने देश का बड़ी मात्रा में विकास कर लिया, लेकिन रूस में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ था। उद्योग तो लगाए गए, लेकिन चंद लोगों को, पूंजीपतियों को उन उद्योगों से लाभ हुआ। किसान मजदूरों की स्थिति और बदतर होती चली गई और आर्थिक संकट से जो किसान मजदूर जूझ रहे थे, वह जार निकोलस द्वितीय के शासन से मुक्ति चाहते थे। वह एक ऐसी सरकार चाहते थे जो किसान मजदूरों की सहयोग कर सके। लास्ट की हम बात करें तो 8वां सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध। 8वां कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। 1914 में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इनमें इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश लगातार युद्ध में व्यस्त थे और रूस जो विश्व का सबसे बड़ा देश था, रूसी सेनाओं को जार निकोलस द्वितीय ने प्रथम विश्व युद्ध में बिना तैयारी के भेज दिया, लड़ने के लिए भेज दिया। और इतनी बड़ी देश की सेना, बहुत बड़ी संख्या में सेना प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने गई और एक छोटे से देश जापान का नाम आपने सुना होगा बच्चों, जापान जैसे देश थे, रूस की बुरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से किसान मजदूरों के हृदय को बहुत ही आघात पहुंचाया, क्योंकि जो रूसी सेना में जो लोग भर्ती थे वह किसान और मजदूरों के ही
बैठे थे और ये बात रूसी जनता सहन ना कर सकी और इस प्रकार वह सड़कों पर जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध उतर आई। युद्ध बंद हो, सरकार का विनाश हो, जार शासन का विनाश हो और हमें हमारे अधिकार प्राप्त हो, इस प्रकार के नारे लगाने के लिए सड़क पर पूरी तरह से रूसी लोग मैदान में उतर आए। और उसी समय रूस में, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि कार्ल मार्क्स के दो शिष्य थे। जो कार्ल मार्क्स था वह दो शिष्य थे। पहला था केरेंस्की, जो उदारवादी था। केरेंस्की उदारवादी। दूसरा इसका एक शिष्य था लेनिन। ये उग्रवादी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये गर्म दल कहा जा सकता है। गर्म। तो केरेंस्की जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलकर रूस में एक ऐसी सरकार बनाना चाहता था जिनमें जनता के हितों का ध्यान रख सके, लेकिन वहीं दूसरा शिष्य लेनिन भी कार्ल मार्क्स का शिष्य था। वह चाहता था कि रूस में जार से जो सत्ता छीनी जाए वह हथियारों के बल पे, बंदूकों के बल पे छीनी जाए और एक ऐसे शासन की कल्पना की जाए जिसमें किसान मजदूरों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सके। दोनों ही केरेंस्की और लेनिन रूसी जो सम्राट था यानी जार निकोलस द्वितीय के शासन को हटाना चाहते थे और रूस में एक ऐसी सरकार लाना चाहते थे जिसमें किसान मजदूरों का हित हो सके। और इस प्रकार एक क्रांति के परिणाम स्वरूप 1917 में रूस में क्रांति हो गई। जार निकोलस द्वितीय ने नवंबर 1917 में ही सत्ता को छोड़ दिया। वह समझ गया कि अब अधिक दिनों तक हम सम्राट नहीं बने रह सकते हैं और उसने सम्राट के पद का त्याग कर दिया। और उसी समय केरेंस्की, जैसा हमने बताया, जो उदारवादी दल का एक नेता था, उदारवादी नेता था, उसकी सरकार 1917 में बनी। लेकिन ये लंबे समय तक केरेंस्की की सरकार नहीं चल सकी। उसका कारण था क्योंकि जब सत्ता में जब संघर्ष होता है और सत्ता में जब परिवर्तन किया जाता है तो एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। और वह उदारवादी अपनी छवि के कारण वह रूसी जो पूंजीपति लोग थे उन पर पूर्ण रूप से आधिपत्य नहीं बना पाया। दूसरा इसका विरोधी था, प्रबल विरोधी। कौन था? लेनिन ने केरेंस्की की सरकार को स्वीकार नहीं किया और इन दोनों ने, लेनिन ने बोल्शेविक दल की स्थापना की जिसे लाल सेना के नाम से जाना गया। बोल्शेविक दल एक राजनीतिक दल था जिसे लाल सेना के नाम से जाना गया था और ये लाल टोपी बनाकर एक बहुत बड़ी इसने सेना का निर्माण किया था। वह चाहता था रूस में एक सशक्त सरकार बने और इन पूंजीपतियों को लूटकर राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके और आम जनता में वितरण करना चाहता था। शीघ्र ही उसने यानी अक्टूबर में ही केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया और उसने सत्ता 1917 में ही लेनिन के हाथ में चली गई। इस प्रकार 1917 की रूस की एक सफल क्रांति हुई और जिसके दूरगामी परिणाम हुए। और रूस की क्रांति के परिणाम क्या थे? लंबे समय से चली आ रही जो जारशाही शासन प्रणाली थी वो सदैव के लिए समाप्त हो गई। और नंबर 2 परिणाम स्वरूप के अंतर्गत आएगा कि रूस में एक साम्यवादी सरकार बनी जो किसान और मजदूरों की थी और इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति को किसान और मजदूर की संपत्ति जाना जाने लगा। और इसके अंतर्गत रूस लेनिन के हाथ में सत्ता चली जाने के बाद
1930 तक लेनिन ने रूस को एक समृद्धशाली देश बना दिया। इस प्रकार बच्चों रूस में क्रांति हुई और क्रांति के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। जारशाही शासन का अंत हो गया और वहाँ के किसान मजदूरों को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए और पूरे विश्व में रूस जो था वह सोवियत संघ के रूप में एक नया देश बना, जो आगे चलकर समाजवादी विचारधारा का प्रवर्तक हुआ और इस प्रकार रूस एक विश्व में एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया और समूचा रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरा विश्व दो महाशक्तियों में बढ़ गया। पहली महाशक्ति समाजवादी कहलाई और दूसरी महाशक्ति पूंजीवाद कहलाई। पूंजीवाद समाजवादी का समर्थक यानी नेता रूस था और पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका था और समूचा विश्व दो भागों में बढ़ गया। इस प्रकार रूस की क्रांति का एक सुखद अंत हुआ। इसमें किसान मजदूरों को उनकी इच्छा के अनुसार एक शासक प्राप्त हुआ और रूस में एक भयंकर परिवर्तन हुए। इनमें किसान मजदूरों को समस्त अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार बच्चों गृह कार्य के रूप में हम अनेक प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जैसे जार निकोला द्वितीय कौन था? जार निकोला द्वितीय रूस का सम्राट था। रूस में सर्वप्रथम क्रांति कब हुई? 1905 ईस्वी में हुई। और वह रूस की कौन सी क्रांति असफल रही? 1905 की क्रांति असफल रही। और रूस में पुनः क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। और इस प्रकार क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में किसकी सरकार बनी? पहली सरकार तो हम लिख सकते हैं केरेंस्की की सरकार। और इस प्रकार उसके बाद रूस में किसकी सरकार बनी? तो लेनिन की सरकार। तो इस प्रकार गृहकार्य के रूप में कई क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपको उत्तर लिखना है कि जार निकोला द्वितीय कौन था? ड्यूमा क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। कार्ल मार्क्स कौन था? केरेंस्की कौन था? लेनिन कौन था? और समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रकार ऐसे कई प्रश्नों का और रूस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, ये विस्तार पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो को देखकर हम लिख सकते हैं। That's it.